इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन है उन्हें करा रहा हूँ मैं, ठीक है। यह आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या में निर्देश प्रश्न संख्या 33 से 37 है। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2001 से 2007 के दौरान हुए विभिन्न प्रकार अथवा ब्रांड के कंप्यूटरों की बिक्री को दर्शाया गया है। आंकड़ों के आधार पर प्रश्न संख्या 33 से 37 का चयन कीजिए, ठीक है। यह कंप्यूटर का प्रकार है, इसमें है वर्ष 2001 से 2007 तक है। कंप्यूटर कौन कौन से कंप्यूटर? लेनोवा, एसर, बीएम, IBM, फिर HCL है, ठीक है। फिर 33 नंबर में आएगा, 33 नंबर में वर्ष 2002 तथा वर्ष 2005 में बेचे गए एसर कंप्यूटरों की संख्या में कितना अंतर है? इसका है D 60,000। वर्ष 2002 में बेचे गए एसर कंप्यूटर की संख्या है 25,000। फिर वर्ष 2005 में बेचे गए एसर कंप्यूटर की संख्या है 85,000। दोनों वर्षों में अभिष्ट अंतर है 85,000 माइनस 25,000 बराबर 60,000। फिर इसमें आएगा 34 में आएगा निम्नलिखित किस वर्ष एसर कंप्यूटर की बिक्री का प्रतिशत कुल बिके हुए कंप्यूटर की संख्या की तुलना में अधिकतम रहा? ऑप्शन बी है 2004 में आएगा। इसका है ऑप्शन, इसकी व्याख्या है 2001 में एसआर की बिक्री का प्रतिशत 40/190 गुना 100 बराबर 21.05% है। 2002 में एसआर की बिक्री का प्रतिशत 25/185 गुना 100 बराबर 13.51% है। 2003 में एसआर की बिक्री का प्रतिशत 50/205 गुना 100 बराबर 34.39%। 2004 में एसआर की बिक्री का प्रतिशत 70/205 गुना 100 बराबर 34.44% है। फिर 2005 में एसआर की बिक्री का प्रतिशत है 85/205 गुना 100 34.00% है। 2006 में एसआर की बिक्री का प्रतिशत 45/225 गुना 100 बराबर 20.00%। 2007 में एसआर की बिक्री का प्रतिशत है 60/260 गुना है 100 बराबर 23.07%। उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2004 में एसर कंप्यूटर की बिक्री का प्रतिशत कुल बिके कंप्यूटर की संख्या की तुलना में अधिकतम रहा था। फिर ऐसे 35 में आएगा। 35 में कंप्यूटर का प्रकार बताइए जिसकी कुल बिक्री इन 7 वर्षों के दौरान अधिकतम रही। ऑप्शन ए है IBM। ये सभी 7 वर्षों में लेनोवा कंप्यूटर की कुल बिक्री संख्या है बराबर 20 + 30, 30 + 50, 50 + 60, 60 + 70, 70 + 80, 80 + 90 बराबर 400। सभी 7 वर्षों में एसर कंप्यूटर की कुल बिक्री संख्या है बराबर 40 + 25, 25 + 50, 50 + 70, 70 + 85, 85 + 45, 45 + 60 बराबर 375। सभी 7 वर्षों में IBM कंप्यूटर की कुल बिक्री संख्या है बराबर 50 + 60, 60 + 50, 50 + 40, 40 + 70, 70 + 80, 80 + 100 बराबर 450। सभी 7 वर्षों में HCL कंप्यूटर की कुल बिक्री संख्या है बराबर 80 + 70, 70 + 55, 55 + 35, 35 + 25, 25 + 20, 20 + 10 बराबर 295। फिर उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि IBM कंप्यूटर की बिक्री इन 7 वर्षों के दौरान अधिकतम रही। फिर इसमें आ जाएगा अधिकतम रही, इसमें है 36 में आएगा। उस प्रकार या ब्रांड के कंप्यूटर का नाम बताइए जिसकी बिक्री में वर्ष 2001 से वर्ष 2007 के दौरान सतत गिरावट हुई है। डी में आएगा HCL। प्रश्नगत तालिका से स्पष्ट है कि HCL ब्रांड के कंप्यूटर की बिक्री में वर्ष 2001 से 2007 के दौरान सतत गिरावट हुई है, जो क्रम से यह है 80, 70, 55, 35, 25, 20 तथा 10 है। फिर है
इसमें है 37 नंबर में, 37 नंबर में आएगा वर्ष 2001 में हुई बिक्री की तुलना में वर्ष 2007 में लेनोवा कंप्यूटर की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऑप्शन डी में आएगा 350%। वर्ष 2001 में लेनोवा ब्रांड के कंप्यूटर की बिक्री संख्या 20,000। वर्ष 2007 में लेनोवा के कंप्यूटर की बिक्री संख्या 90,000। इसलिए बिक्री में वृद्धि बराबर होता है 90 - 20 बराबर 70,000। अतः बिक्री में वृद्धि प्रतिशत बराबर 70/20 गुना 100 बराबर 350 आ गया। संचार और प्रौद्योगिकी ITC यह है वर्ष 2 है 38। निम्नलिखित में से कौन सा पद अभिकल्प डिजाइन के लिए डिजिटल लर्निंग परिवेश से संबंधित है। इसका है सी ई कल्प एक अभिकल्प डिजाइन के लिए डिजिटल लर्निंग परिवेश से संबंधित है। कृषि समुदायों की बेहतर पहुंच बनाने के लिए समेकित आधारित मोबाइल ऐप ई कल्प को विकसित किया गया। यह ऐप प्रौद्योगिकी वितरण करने, संवेदनात्मक अधिगम और वास्तविक समय डेटा की रिकॉर्डिंग को वितरित करने में सक्षम है। यह सूचना अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम एवं कन्नड़ भाषाओं में उपलब्ध होता है। फिर 39 में आएगा। 39 में निम्नलिखित में से कौन चतुर्पीढ़ीय भाषा 4GL कहलाए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें आ जाएगा डी में आएगा SQL। इसकी व्याख्या में कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल लैंग्वेज, फिर सेकंड उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज। जिस भाषा को केवल कंप्यूटर समझता है वे आमतौर पर निम्न स्तरीय भाषा, और जिन भाषा को हम समझ सकते हैं उन्हें उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है। निम्न स्तरीय भाषा भी पुनः 2 प्रकार की होती है। मशीनी भाषा मशीन लैंग्वेज, दूसरी असेंबली भाषा लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा के अंतर्गत फोर्ट्रान, बेसिक, कोबाल, पास्कल, C++, जावा, HTML, विजुअल बेसिक, नेट, सन स्टूडियो आदि आते हैं। इनमें से कुछ भाषाएं तृतीय पीढ़ी की भाषा तथा कुछ भाषाएं चतुर्थ पीढ़ी की भाषा होती है। तृतीय पीढ़ी के कुछ अत्यधिक लोकप्रिय भाषाओं में प्रोटॉन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, C++ आदि सम्मिलित हैं। चतुर्थ पीढ़ी की भाषा में विजुअल वातावरण होता है, जबकि तृतीय पीढ़ी की भाषा में टेक्सचुअल वातावरण होता है। चतुर्थ पीढ़ी की भाषा कहलाने में सबसे उपयुक्त SQL भाषा है। 40 में आएगा। कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में किसी भाषा अनुवादक के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयुक्त है। कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में किसी भाषा अनुवादक के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयुक्त है। डी में आएगा कोडेक। कंप्यूटर की आधारभूत भाषा मशीनी भाषा होती है, जिसे केवल 0 और 1 2 अंकों में लिखा जाता है। इसे बाइनरी कोड भी कहा जाता है। मशीनी भाषा के अतिरिक्त सभी प्रोग्रामिंग भाषा में 0 और 1 के अतिरिक्त अन्य अंकों का प्रयोग होता है। लेकिन कंप्यूटर सीधे इसे नहीं पढ़ पाता है। इसे पढ़ने के लिए भाषा अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है, जो इन अंकों और शब्दों को मशीनी भाषा अथवा बाइनरी अंकों में बदल देता है। प्रोग्रामिंग भाषा अनुवादक 3 प्रकार के होते हैं। असेंबलर, कंप्लाइलर, इंटरप्रेटर। फिर इसमें आएगा, इसमें 41 नंबर में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र टूल आभासी वर्ग
कक्षा परिवेश प्रदान करने के लिए एक साझेदारी यंत्र टूल है। बी में आएगा ए व्यू, इसमें आएगा ए व्यू आभासी वर्ग कक्षा परिवेश प्रदान करने के लिए एक साझेदारी यंत्र टूल है। ए व्यू का पूर्ण रूप अमृता वर्चुअल इंटरएक्टिव ई लर्निंग वर्ल्ड, अमृता वर्चुअल इंटरएक्टिव ई लर्निंग वर्ल्ड है, जो विदेशी रूप से निर्मित मल्टीमोडल मल्टीमीडिया ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ए व्यू IIT बॉम्बे द्वारा समन्वित शिक्षक कार्यक्रम टॉक का हिस्सा है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत वित्त पोषित है। ए व्यू अब देश भर के कई IIT, NIT और अन्य प्रमुख शिक्षण संस्थानों में तैनात है। ए व्यू का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा और सामाजिक सहयोग के डिजिटल माध्यमों से लोगों को सशक्त बनाना है। यह उच्च शिक्षा के संस्थानों में उच्च योग्यता और अनुभवी शिक्षकों की कमी को संबोधित करता है। फिर लोग विकास और पर्यावरण में आएगा लोग विकास और पर्यावरण, जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व्स, इसमें आ जाएगा व्याख्या में जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र या वनस्पति और जीवों का एक विशेष वातावरण होता है जिसे सुरक्षा और पोषण की आवश्यकता होती है। यह रिजर्व पूरी तरह से व्यवस्थित होते हैं और दुनिया भर में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के संरक्षण के लिए इन रिजर्वों की स्थापना की जाती है। यूनेस्को के अनुसार बायोस्फीयर रिजर्व जलीय और तटीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र हैं जो अपने सतत उपयोग के साथ जैव विविधता के संरक्षण के समाधान को बढ़ावा देते हैं। राज्यों के सर्वश्रेष्ठ अधिकार वाले क्षेत्र में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और राष्ट्रीय केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। प्रसंगत विकल्पों में निम्नलिखित क्षेत्र जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं: भूभागीय, सामुद्रिक और तटवर्ती परितंत्र वाले इलाके, फिर राष्ट्रीय सरकारों द्वारा परिवीक्षित। फिर 43 में आएगा एक पर्यावरण अनुकूल भवन ग्रीन बिल्डिंग। इसमें आ जाएगा आंसर में आएगा व्याख्या में बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में असर को कम करने के लिए हरित भवन अवधारणा ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट पर जोर दिया जा रहा है। इससे प्रदूषण के खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। वहीं इससे बिजली पानी का कम से कम उपयोग तथा प्रदूषण कम होने से भी इसका चलन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें कचरा निस्तारण और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के भी कारगर उपाय हैं। ऐसे मकानों में अपेक्षाकृत करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को कम किया जा सकता है। ग्रीन बिल्डिंग की निम्नलिखित फायदे हैं जो पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं। फर्स्ट, न्यूनतम ऊर्जा उपयोग के सिद्धांत पर आधारित है। फिर इसमें आएगा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देता है। फिर थर्ड, स्वस्थ जीवन के स्थान मुहैया कराता है। तापमान पर नियंत्रण के लिए आसपास बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगे होते हैं। 5, जहां रहने वाले लोगों को उजाले और स्वच्छ हवा के लिए बिजली और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ता है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जित होता है? इसका ऑप्शन सी में आएगा AC। इसमें आएगा ये लैंड फिल्म्स अफेयर है। इसमें
सी में है आर्द्र भूमि। इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका उत्सर्जन लैंड फिल्म से आर्द्र भूमि तथा पशुपालन होता है। मीथेन एक रंगीन तथा गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्रकृति का मुख्य घटक है। मीथेन गैस की खोज नवंबर 1776 में इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक सांद्रो वोल्टा ने की थी। इस गैस का उत्सर्जन आर्द्र भूमि जैसे दलदल, धान के खेत, कोयला खदानों आदि से होती है। इसके अतिरिक्त लैंड फिल्म्स में बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कचरे को तोड़ते हैं, जिस प्रक्रिया में लैंड फिल्म गैस का उत्पादन होता है जो लगभग 50% मीथेन ही होता है। इस गैस में जलने या विस्फोट करने की क्षमता होती है, इसलिए इसे लैंड फिल्म से निकालना पड़ता है। ऐसा करने के लिए पाइपों की एक श्रृंखला में मीथेन गैस एकत्रित करने के लैंडफिल के भीतर एम्बेडेड किया जाता है। 45 में आएगा भारत में विद्युत उत्पादन में वर्तमान में निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का हिस्सा न्यूनतम है। इसका आएगा व्याख्या में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत के विद्युत उत्पादन में वर्तमान में नाभिकीय ऊर्जा स्रोत का हिस्सा नवीनतम है, जिसे निम्न तालिका के माध्यम से देखा जा सकता है। कुल संस्थापित क्षमता 30 नवंबर 2019 तक स्रोत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CIA क्षेत्र है मेगावाट है। थर्मल तापीय कोयला है 19,000 वो है, यह 198,495। फिर है लिग्नाइट 6,260 है। फिर गैस है 24,937 है। फिर तेल है 510। हाइड्रो नवीकरणीय है 45,399। न्यूक्लियर नाभिकीय है यह 6,780। RES MNRIE 84,400। कुल आएगा इसमें है 3,67,281। फिर 46 में आएगा 46 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक एजेंसी है। इसका है बी में आएगा गृह कार्य। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA भारत सरकार के गृह मंत्रालय या गृह कार्य की एक एजेंसी है जिसका काम प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्य में समन्वय स्थापित करना तथा उनसे लड़ने के लिए क्षमता निर्माण करना। इसका औपचारिक रूप से गठन 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें एक सदस्य उपाध्यक्ष पद पर होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन इसमें है प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य तथा उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की स्वीकृति देना। फिर सेकंड है आपदा प्रबंधन हेतु नीतियां तैयार करना। थर्ड है राष्ट्रीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा बनाई गई योजना को स्वीकृत करना। फिर ऐसे दिशा निर्देश तैयार करना जिनका अनुसरण कर राज्य के प्राधिकारी राज्य योजना तैयार कर सके। फिर फिफ्थ समन के लिए निधियों के प्रावधान की सिफारिश करना। फिर इसमें आएगा सिफारिश करना 47 में आएगा। 47 में नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए कि इसने फिंग का प्रयोग डाटा चोरी अथवा किसी नेटवर्क से संबंधित है। तर्क आर इसने फिंग
प्रदत्त नेटवर्क के माध्यम से गुजरने वाले सभी डाटा पैकेटों की निगरानी और उन्हें कब्जे में लेने की एक प्रक्रिया होती है। इसमें आएगा ए में आएगा दिया गया अभिकथन। स्नैफिंग का प्रयोग डाटा चोरी अथवा किसी नेटवर्क से संबंधित सूचना चुराने के लिए किया जा सकता है। सही है। नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में स्नैफिंग हमला स्नैकर नेटवर्क पैकेट कैप्चर करने के उद्देश्य से एक एप्लीकेशन का उपयोग करके नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करके डेटा की चोरी करता है। जब डेटा पूरे नेटवर्क में प्रेषित होता है और यदि डेटा पैकेट एनक्रिप्ट नहीं किया जाता तो नेटवर्क पैकेट के भीतर डेटा को एक स्नैपर का उपयोग करके पढ़ा जा सकता है। इस एप्लीकेशन का उपयोग करके एक हमलावर नेटवर्क का विश्लेषण कर सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकता है। तर्क स्नैफिंग दत्त नेटवर्क के माध्यम से गुजरने वाले सभी डाटा पैकेटों की निगरानी और उन्हें कब्जे में लेने की एक प्रक्रिया होती है। अतः दोनों ए और आर दोनों सत्य है तथा आर के माध्यम से ए की सही व्याख्या की गई है। इसमें आएगा उच्च शिक्षा प्रणाली एवं शासन प्रणाली। फिर है 48 में आएगा निम्नलिखित सूची में से भारतीय शिक्षा पारंपरिक प्रणाली के विशिष्ट लक्षण की पहचान कीजिए। इसका ए है सत्य का प्रत्यक्ष बोध साधन और साध्य के रूप में। फिर है इसमें आएगा भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली का सबसे विशिष्ट लक्षण होता है कि इस शिक्षा प्रणाली में सत्य का प्रत्यक्ष बोध साधन और साध्य के रूप में होता है। भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली आध्यात्मिकता पर आधारित थी। शिक्षा मुक्ति एवं आत्मबोध के साधन के रूप में थी। यह व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि धर्म ज्ञान के लिए थी। भारत की शैथिल्य एवं सांस्कृतिक परंपरा विश्व इतिहास में प्राचीनतम है। विभिन्न विद्वानों ने इस शिक्षा प्रणाली को प्रकाश स्रोत अंतर्दृष्टि अंतर्ज्योति ज्ञान चक्षु और तीसरा नेत्र आदि उपगामों से विभूषित किया। फिर 49 में आएगा अपारंपरिक शिक्षण तथा अधिगम रणनीतियों में बल दिया गया है। फिर इसमें आ जाएगा बल दिया गया है। इसमें आ जाएगा इसमें अपारंपरिक शिक्षण तथा अधिगम के अनुसार शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी अध्यापक पाठ्यक्रम तथा अन्य विभिन्न वस्तुओं से पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विधिवत एवं मनोवैज्ञानिक रूप में गठित किया जाता है। अपारंपरिक शिक्षण तथा अधिगम में निम्नलिखित रणनीतियों पर बल दिया जाता है। छात्रों की आवश्यकता आधारित संसाधन सामग्री तथा अधिगम मानकों पर है। फिर सेकंड है कौशल अभिवृत्ति तथा मूल्यों के विकास पर। फिर सृजनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देने हेतु आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने पर। फिर इसमें आएगा 50 में राष्ट्रीय मानक गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसमें एक राष्ट्र का एक मानक है। एक राष्ट्र एक मानक को मंत्र के रूप में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी में आएगा राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 है। फिर इसमें आएगा राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 में राष्ट्रीय मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक राष्ट्र एक मानक को मंत्र के रूप में उल्लेखित किया गया है। यह नीति सफल कौशल रणनीति की कुंजी के रूप में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रभावी योजना की जरूरत को स्वीकार करती है। कौशल विकास पर पूर्ववर्ती राष्ट्रीय नीति का निरूपण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2009 में किया था और नीतिगत प्रारूप को
उभरते हुए एवं अंतर्राष्ट्रीय रुझानों के अनुरूप बनाने के लिए 5 वर्ष बाद समीक्षा का प्रावधान किया गया था। इस नीति का विजन उच्च मानकों सहित रफ्तार के साथ बड़े पैमाने पर कौशल प्रदान करते हुए सशक्तिकरण की व्यवस्था तैयार करना और उद्यमिता पर आधारित नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना, जो देश में सभी नागरिकों की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए धन एवं रोजगार का सृजन कर सके।